हेलो क्लास 11। कैसे हैं आप सब? मैं हनीश खेड़ा, टीचर ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खेड़ा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम जानेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। उसके लिए हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आइए, क्या होती है अकाउंटिंग? सर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? देखिए बेटा, अकाउंटिंग की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग की क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमिक एंटिटी। देखिए, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक इकोनॉमिक एंटिटी है। तो उस इकोनॉमिक एंटिटी के अंदर हमें इवेंट्स जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट फीचर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या है सर? देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, एक जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। कुछ इस तरीके की ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो रहा है या पैसे का लेन देन होगा, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है पर इसका नेचर क्या है? नॉन फाइनेंशियल है। तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करती है। तो इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। तो वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? अब उसको मेजर करना है। क्या करना है? मेजर। इसका मतलब भी समझते हैं। पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कौन से नेचर की हैं? फाइनेंशियल नेचर की हैं। उसके बाद उसको मेजर करिए। सर, मेजरिंग करने का मतलब क्या होता है? देखो, मेजर करने का मतलब बेटा ये होता है कि मान लीजिए आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर आपको अमाउंट जो दे रखी है वो पर पीस के हिसाब से दे रखी है। तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे टोटल अमाउंट में। मतलब देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। स्टैंडर्ड अमाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए कैसे करेंगे? एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट आपने 100 केजी कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और इसका प्राइस कितना है? 40 रुपीज पर केजी। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 4000। तो आप कितना रिकॉर्ड कर लेंगे? 4000 रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मेजर करेंगे। ठीक है? थर्ड होता है हमारा रिकॉर्डिंग। क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस अब आपने मेजर कर ली हैं, जिनको आपने मेजर करा है, अब इसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, बुक्स में लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरल्स यूज करते हैं। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसको हम जनरल्स बोलते हैं। ठीक है? रिकॉर्ड करने के बाद जब सिस्टमैटिकली हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हम ट्रांजैक्शन को क्या करें? क्लासिफाई करें। सर, क्लासिफाई करने का मतलब बताएंगे? क्लासिफाई करने का मतलब होता है जो सिमिलर ग्रुप की ट्रांजैक्शंस हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप एक जगह पे क्या कर दें? ग्रुप कर दें। क्या कर दें?
ग्रुप कर दें, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना। सर इसका एक एग्जांपल बता दीजिए। सुनिए एग्जांपल, हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर बॉल्स हैं, बहुत सारे कलर की बॉल्स हैं, ब्लू कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है, येलो कलर की बॉल है। अब मैंने आपको 4 बकेट्स दी और मैंने आपसे कहा बेटा एक काम करो कि ब्लू वाली बॉल्स को एक बकेट में कर दो, येलो वाली बॉल्स को एक बकेट में कर दो, रेड वाली बॉल्स को एक बकेट में कर दो। तो आपने कर लिया, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो जब आपने रिकॉर्डिंग करी थी ना बेटा, तब आपने सीरीज में डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली थी। अब क्लासिफाइंग में आपने क्या करा, उनमें से जो सिमिलर नेचर की थी, परचेज की ट्रांजैक्शन को एक जगह ग्रुप कर दिया, सेल्स की ट्रांजैक्शन को एक जगह ग्रुप कर दिया, एक्सपेंसेस रेंट वाली ट्रांजैक्शन एक जगह कर दी ग्रुप। उसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना। क्या होता है वो? क्लासिफाई करना। उसके लिए हम बनाते क्या है? लेजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर्स बनाते हैं। इसके बाद आता है सर समराइजिंग। क्या आता है? समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? जो आपने अलग अलग लेजर्स बनाए हैं उसकी अब हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक समराइज रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के साथ, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। दिस इज द पार्ट ऑफ समराइजिंग। इसको हम समराइजिंग का पार्ट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम लेजर के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो ये रिपोर्ट्स तैयार करी गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है, बैलेंस शीट बनाई गई है, अब हम इसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। सर एनालाइज कौन करता है? देखो इंटरनल मेंबर्स भी होते हैं जो इसको एनालाइज करते हैं, मतलब चेक करते हैं, और आउटसाइड मेंबर्स भी होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं उसको। उसमें वो लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं सारे की सारी चीजें जो आपने प्रिपेयर करी हैं, और फिर उस पर एक रिपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं। और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि जो ऊपर आपने काम किया उसको चेक करके उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना। चेक करना और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है बेटा। अब ये सब काम हम जो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अपने यूजर्स के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन है हमारे? जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या हैं? यूजर्स हैं। तो उनके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। उसमें हमारे इंटरनल लोग भी हैं, इंटरनल यूजर्स भी हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं। जैसे हमारी मैनेजमेंट भी है, हमारे ओनर्स भी हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी हैं, हमारे जिससे हमने लोन ले रखा है बैंक्स भी हैं, हमारे सप्लायर्स भी हैं। ये सभी हमारे यूजर्स हैं और ये सब हमसे कनेक्टेड हैं। तो हम अपनी रिपोर्ट्स इन लोगों को देते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। आइए इसके आगे अकाउंटिंग के प्रोसेस की। देखिए अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या कहता है? अकाउंटिंग का प्रोसेस यही कह रहा है, पहले आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको आपने मेजर करके रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लासिफाई करा, क्लासिफाई करने के बाद समराइज किया, समराइज करने के बाद एनालाइज किया, और फिर कम्युनिकेट कर दिया यूजर से। ठीक है। आइए अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है? सर अकाउंटिंग ना 3 तरीके की होती है। यह है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सर 3 तरीके की होती है अकाउंटिंग? बिल्कुल बेटा, 3 तरीके की होती है अकाउंटिंग। एक तो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग होती है? आइए बेटा बताते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग होती है। देखिए बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
ओके सर, बेटा जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो रहा है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी होती है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कौन सी यूनिट है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, मतलब आप ये निकालेंगे कि आपको प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगी है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए हम लोग कौन सी अकाउंटिंग करते हैं बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद आती है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड अकाउंटिंग कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये कौन सी अकाउंटिंग होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई एक अलग अकाउंटिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, कौन से रिकॉर्ड्स? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब रिकॉर्ड्स को हम मैनेजमेंट के लिए रेडी करते हैं। इस तरीके से उस डाटा को रेडी करते हैं जिससे कि मैनेजमेंट इजीली अपने डिसीजंस ले सके, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने की है उसी को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो मैनेजमेंट को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इजीली समझ में आ जाए, और मैनेजमेंट को जो डिसीजंस लेने हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, उसके लिए वो इजीली डिसीजंस ले सके। तो उसके लिए हम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप अभी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे किसमें? ग्रेजुएशन में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कब पढ़ेंगे? 12th क्लास में एक बुक पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transactions and events, summarizes and interprets and communicate the results to the users. ये cost accounting, the limitation of financial accounting in respect of information relating to the cost of product or services lead to the development of specialized branch that is cost accounting. It ascertain the cost of product manufactured or services rendered. मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है या सर्विस मैन्युफैक्चर करी है आप, मतलब सर्विसेज रेंडर करी हैं, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम जनरेट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से। वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड्स ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट। किसके लिए होती है? मैनेजमेंट के लिए। क्या करती है? इट अनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को ये अकाउंटिंग होती है। आइए बेटा, अब हम आते हैं अपने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। नया टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए बेटा ये कौन सा है, क्या होता है ये? अभी अभी मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ाया, सिस्टमैटिक प्रोसेस। उसमें जो फर्स्ट 4 स्टेप्स थे, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाई करना, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं उसको? हम बुक कीपिंग बोलते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक ही चीज है। नहीं बेटा, बुक कीपिंग ना अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट है। जो हम अकाउंटिंग के फर्स्ट 4 स्टेप्स पूरे करते हैं वो क्या होता है? वो होता है बुक कीपिंग, और उसके बाद के जो स्टेप होते हैं वो होती है अकाउंटिंग। आइए, अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग के अंदर ये 4 स्टेप्स आते हैं। कौन से वाले? जो अकाउंटिंग के फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं। Definition of bookkeeping: bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial and financial transaction। मतलब वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। अब अकाउंटिंग क्या है?
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड इंटरप्रेट रिजल्ट देयर। मतलब जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर हमारी क्या शुरू हो जाती है, अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब लास्ट की जो 3 स्टेप्स है ना वो अकाउंटिंग है, और जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं वो है हमारे बुक कीपिंग। अब इन्होंने क्या बताया, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड्स। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है, कहते हैं अकाउंटिंग जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग क्या है, समराइज करना, ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। पहले क्या करोगे, बुक कीपिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, कौन, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का काम क्या है, प्रॉफिट्स, लॉसेस, फाइनेंशियल पोजीशन ये पता करना और कम्युनिकेट करना यूजर्स से, जो भी हमारे यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करना। ये जॉब है रूटीन जॉब, जो मतलब एक बीकॉम बच्चा भी है वो भी इस जॉब को कर सकता है, करने को तो ये भी कर सकता है, लेकिन ये एनालिटिकल जॉब है, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना। ये वाली जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एनालिटिकल जॉब है। इसको हमेशा जूनियर स्टाफ करता है, इसको सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग बेस बनती है किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग जब खत्म हो जाती है तब अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत वाइडर स्कोप है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, बड़े बड़े जो सीनियर्स फाइनेंस वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं, एनालाइज करने का, फाइनेंशियल पोजीशंस बनाने का। ठीक है, आती है अकाउंटेंसी। बेटा अकाउंटेंसी क्या होती है, बेटा जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, जो आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग होता है एक्शन। अब जो आप ये पढ़ाई कर रहे हो, सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हो अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग की आप ये सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये अकाउंटेंसी है। आपकी बुक में देखिएगा आपका सब्जेक्ट का जो नाम है वो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज आपको मिल रही है वो है अकाउंटेंसी। ठीक है, इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या है, अकाउंटिंग एक्शन है। जब आप काम करोगे अकाउंटिंग पे, कहीं कंपनी में जाओगे, वर्क करोगे अकाउंटिंग पे, तो उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। अभी जो पढ़ाई कर रहे हो उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क आएगा, अकाउंटेंसी इज एन एरिया ऑफ नॉलेज वेयर अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस यूज्ड इन दिस एरिया। ठीक है, अकाउंटिंग में आप लोग क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग के अंदर आप एक्शन मतलब काम कर रहे हो, और अकाउंटेंसी के अंदर आप क्या कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। आइए बेटा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग, क्या उद्देश्य है हमारा अकाउंटिंग करने का। देखिए, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बेटा इतनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन जाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे होंगे, आप आज भी जाएंगे तो 2019 का रिकॉर्ड मांगेंगे, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें पता करना है कि पूरे साल हमने काम किया तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज हमारे बिजनेस की स्थिति कैसी है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, मतलब कितने हमारे पास प्रॉपर्टी, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनें, ये सब हैं, और कितनी हमारे ऊपर कर्जे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है आज हमारे पास है क्या। जैसे उस पिक्चर में क्या था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो दूसरा कहता था मेरे पास माँ है ना। यहाँ पर वो क्या कह रहा है,
बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है ना, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास कार है, ऐसे ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट को असिस्ट करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। अब मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लेगी, किसी ना किसी चीज को बेस बनाएगी ना, तो अकाउंटिंग जो आप करके देते हो मैनेजमेंट को, वही बेस बनती है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या लेती है, डिसीजंस लेती है। ठीक है, अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना, अपने यूजर्स को बताना कि हमने अकाउंटिंग में क्या किया है। ठीक है, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन भी लगभग यही है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। थर्ड पॉइंट अलग है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हमें पे करने होते हैं, ठीक है, उसकी जो अमाउंट हमें पता लगती है वो किससे पता लगती है, अकाउंटिंग से। जैसे जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। तो वो लीगल रिक्वायरमेंट हम पूरी किससे कर पाते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू पूरी कर पाते हैं। अकाउंटिंग ही हमें बता पाती है कि हमारे को कितनी अकाउंट पे करनी है। असिस्ट टू मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। इसका मतलब क्या होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट का, कि आपके बिजनेस में इतनी सारी एसेट्स हैं, अगर आपने उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लिया तो उसका चोरी होगा तो आपको पता लग जाएगा, खोएगा तो आपको पता लग जाएगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा होगा तो आपको इतनी सारी एसेट्स याद कैसे रहेंगी अपनी। ठीक है, इसके बाद है बेटा एडवांटेजेस। अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है, बेटा ध्यान सुनो। पहला बोलता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये तो हमें पता लग गया, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फिर से वो रिपीट हो गया। रिप्लेसेस मेमोरी। सर रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, बेटा आप अपने फोन में देखना, आपके फोन में इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, क्या आपको याद है वो, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या कर लिया, उसको सेव कर लिया अपने फोन में। ऐसे ही बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इन सबको याद रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को अकाउंटिंग हेल्प कर रही है, हमें मेमोरी के अंदर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसेस मेमोरी। इसके बाद बोलता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। आप अकाउंटिंग की हेल्प से अपने डेटा को दूसरे लोगों के डेटा से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस, अपनी बैलेंस शीट को पिछले सालों की बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताया था सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। इसके अलावा लोन, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बेटा लोन कैसे मिलेगा, बैंक के अंदर जाएंगे क्या हमें लोन मिल जाएगा तुरंत, नहीं बेटा, बैंक को कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए कि उनको लगे कि आप कैपेबल हो लोन लेके वापस करने में। तो बैंक अगर एक बिजनेस के लिए देखा जाए तो बिजनेस के लिए किसको फैसिलिटेट, मतलब किसको मानता है बेस, अकाउंटिंग को। वो आपसे कहेगा अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ला के दिखाओ, उसके बेसिस पे देखूंगा मैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यू आर कैपेबल और नॉट। ठीक है, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं और मैं लोन लेने जाता हूं तो बैंक मेरी सैलरी स्लिप मांगेगा, सैलरी कितनी आती है अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेगा, उसके बेसिस पे देखेगा मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरा बिजनेस है और मैं लोन लेने जाता हूं बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे से बोलेगा कि सर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दिखाओ, मैं चेक करूंगा कि आप कैपेबल हो, पैसा वापस कर भी दोगे या नहीं करोगे। पता लगा पैसा ही वापस ना करो, ले तो लिया। ठीक है, तो लोन लेने के लिए भी हेल्प करता है क्या, अकाउंटिंग। इसके अलावा कोर्ट में एविडेंस, आपका कोई डिस्प्यूट हो गया किसी थर्ड पार्टी से, किसी जिससे सप्लायर से या कस्टमर से, अब केस चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में अगर केस गया है तो आप एविडेंस के लिए क्या लेके जाओगे, तो ये अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन आपने कर रखी है, जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, वो ही आपका क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, वो आपके एविडेंस बनेंगे कोर्ट के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
अगर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल योर बिजनेस, तो बिजनेस की वैल्यू कैसे पता करोगे? ठीक है, आप सामने वाले को क्या बताओगे, कितने का बिजनेस है आपका, अमाउंट कैसे बताओगे? तो उस अमाउंट को निकालने के लिए भी आपकी क्या हेल्प करेगी? अकाउंटिंग ही हेल्प करेगी। अकाउंटिंग ही है जिससे आप ये जान सकते हो कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। इसी के साथ साथ अगर आप बोलते हो कि आप इंसॉल्वेंट हैं, तो इंसॉल्वेंसी को भी प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करोगे किससे? अकाउंटिंग से। अगर आपके बिजनेस में रेगुलर लॉसेज आ रहे हैं और आपके पास लाइबिलिटीज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, कैश नहीं है, कहीं से आपका पैसा नहीं आ रहा, तो अकाउंटिंग ही बता देगी कि आप इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बेटा, ऐसे लोग जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकते, नॉट कैपेबल टू पे द लाइबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है ये। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर कैसे हेल्प करता है? पार्टनरशिप होती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाते हैं और बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए अभी हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब मुझे और बिजनेस बढ़ाना है, तो तीसरे बंदे की जरूरत है। अब तीसरे बंदे को मैंने बुला लिया, हम ए और बी तो हम हैं ही, सोनू मोनू तो हम हैं ही, है ना। हमने टोनू को भी बुला लिया कि तू भी आजा हमारे साथ बिजनेस कर ले, तो लेकिन हमने उससे कहा भाई फ्री में नहीं आना, पैसे लेकर आना है। तो हम बताएंगे ना उसको कितनी अमाउंट लेके आनी है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट लेकर आनी है उसने, वो हम ऐसे थोड़ा ना बता देंगे, अकाउंटिंग से बताएंगे कि भाई हमने इतना इतना पैसा लगाया था, आज हमारी पोजीशन ये है, तो इससे इतना पैसा मंगवा लो। या आपकी फर्म छोड़ के सोनू जा रहा है, तो सोनू अपनी पैसा मांगेगा, तो उसको कितना पैसा देना है ये भी कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग से ही पता लगेगा। ठीक है बेटा। अब कुछ लिमिटेशंस हैं सर, अकाउंटिंग में लिमिटेशंस भी होती हैं। बिल्कुल बेटा, अकाउंटिंग हर चीज में लिमिटेशन है, अकाउंटिंग में भी लिमिटेशन है, बिल्कुल है। क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग पूरी तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे सर? बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखिए, अकाउंटिंग बेटा एविडेंस पे बेस्ड है। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, उसका एविडेंस है, उसका बिल है, आपने बिल जमा करा, बिजली का बिल है, उसके हिसाब से आपने बिल पे कर दिया। आपने कोई चीज परचेज करी, उसका बिल है, आपने कोई चीज सेल करी, उसका बिल है, उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। तो जब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके बेसिस पे? हम अपने एविडेंस के बेसिस पे, तब तक तो अकाउंटेंसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांजैक्शंस को अजम्पशन के बेसिस पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, किसके बेसिस पे? अजम्पशंस के बेसिस पे, वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट है। कैसे सर? बेटा अजम्पशन का मतलब क्या है? हम अज्यूम कर रहे हैं फ्यूचर में इतना खर्चा हो सकता है, फ्यूचर में मेरे ऊपर ये लायबिलिटी आ सकती है, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, पर होगा या नहीं होगा, उतना ही होगा, कितना होगा, कुछ नहीं पता। हम घर बनाने जाते हैं, हमें एस्टिमेशन दे के जाता है, मिस्त्री कहता है कि भैया 50 लाख रुपए लगेंगे, पता लगता है लग गए 60 लाख, या हमने 40 में काम निपटा लिया। तो अजम्पशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो उसको 100% एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता। तो जहां अकाउंटिंग के अंदर अजम्पशंस लगनी शुरू हो जाती हैं बेटा, वहां पर हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुली। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब सर अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग परचेज करी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 में, ठीक है। 2010 में मैंने बिल्डिंग खरीदी थी बेटा, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को मैंने वहां पर तब खरीदा था कितने का? 10 लाख रुपए का। आज भी वो मेरे बुक्स में 10 लाख की चल रही है, ठीक है। तो क्या वो 10, बस उस पर क्या लगता है यार डेप्रिशन, वो आप सीखोगे बाद में डेप्रिशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बुक्स में उसको उसी वैल्यू पर चलाए जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट में आज भी उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख ही है? सर हो सकता है आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो गई हो। तो क्या अकाउंटिंग हमें रियलाइजेबल वैल्यू दिखा रही है? नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिखा रही, वो हिस्टोरिकल वैल्यू दिखा रही है। जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की थी वही हमें दिखा रही है वो, ठीक है। क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देती है, क्वालिटी वाली कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करती, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, एम्प्लॉय की क्वालिटी, इन सबको अकाउंटिंग पूरी तरह से इग्नोर करती है। क्यों करती है? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब क्या है? पर ये तो बहुत बड़ा मतलब है इसका। तो बेटा विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। ठीक है, मतलब है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। जैसे मेरे पास बिल्डिंग जो है वो कितने की है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की, लेकिन मैं उसको 1 करोड़ की अपने बुक्स में दिखा रहा हूं। मतलब मैनिपुलेट कर रहा हूं, वैल्यूज को मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो अकाउंटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप अमाउंट्स को मैनिपुलेट कर सको। वैसे तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इतनी जल्दी से मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन होना पॉसिबल है, हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है। और अकाउंटिंग किसको इग्नोर कर रही है बेटा? प्राइस लेवल चेंजेस को। जो मार्केट में हमारी एसेट्स के, हमारे स्टॉक के प्राइसेस जो चेंज हो रहे हैं, उसको अकाउंटिंग पूरी तरह से इग्नोर करती है। अकाउंटिंग कहती है जो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? बेटा अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आइए बताते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं, हम अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ये जानने के लिए कि हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर काम करने के बाद, पूरे साल काम करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने प्रॉफिट और लॉस की, तो दैट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में 3 चीजें आती हैं, एक तो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन और कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन। तो प्रॉफिट और लॉस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो। ठीक है, एक कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, आगे सीखो हुए इस बात को। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और कैश फ्लो के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं, मतलब कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं, ये तीनों इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कहते हैं ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अभी हमने बात करी बेटा, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये कैसी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये कैसी होनी चाहिए? फिर कहते हैं ये रिलायबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिलायबल। जो हम प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट या कैश फ्लो बना रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए सर? रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है सर? रिलायबल का मतलब है कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट। तो आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाएंगे, वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए, मतलब उस पर हम इजिली क्या कर सकें? ट्रस्ट कर सकें। इसके अलावा उसके अंदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जिन यूजर्स को आप ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ना अपनी, उनके लिए उसके अंदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। पता लगा आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो बनाई है, लेकिन उसके अंदर यूजर्स के लिए रेलिवेंट डाटा नहीं है। ठीक है, तो अगर रेलिवेंट डाटा नहीं है जिसका वो यूज करके अपने डिसीजंस लें, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला इजिली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपेयर कर सके। ठीक है, कंपेयर कर सके, जिस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, प्रीवियस ईयर्स की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम समझ सकें, जिसको हम समझ सकें उसको हम बोलते हैं, जिसको हम समझ सकें उसको हम बोलते हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं किसकी?
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग के बेटा दो सिस्टम होते हैं, मतलब अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। छोटी शॉप्स जिन भी फॉलो करती हैं सिंगल एंट्री को। ठीक है, तो डबल एंट्री को पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री को भी पढ़ते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से, पूरी कंप्लीट तरीके से क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जिसके सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है सर? जिसके दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, दोनों के दोनों एस्पेक्ट क्या करे जा रहे हो? रिकॉर्ड करे जा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो पूरा कंप्लीट है, जिसके अंदर हमने कुछ भी मिस ना करा हो, जो 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। रिकॉर्ड इज वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन द क्रेडिट साइड। मतलब ट्रांजैक्शन के जो दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। सीखोगे डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट हमेशा डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट हमेशा क्रेडिट होता है। सेकंड चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो इन चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एक कंप्लीट प्रूव्ड और साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल भी दे रखा है। एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स आर एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। मतलब आप मार्केट में जाते हैं बेटा, कुछ खरीद के लाते हैं, तो उसके बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं ना। तो आपके पास दो ट्रांजैक्शन हो गए, दो एस्पेक्ट हो गए, कुछ आया और कुछ गया। ठीक है, आया क्या? जो आपने परचेज किया। गया क्या? पैसा आपकी जेब से। आप मैगी खरीदने गए, मैगी लेकर आए और पैसे देकर आए। ठीक है, तो एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। फीचर्स क्या है? ये कंप्लीट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, स्टेजेस क्या है? वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये डबल एंट्री सिस्टम जो हमने सारा पढ़ा था, ये डबल एंट्री सिस्टम ही था। कहते हैं एडवांटेज क्या है डबल एंट्री की? पर ये साइंटिफिक सिस्टम है। क्या है? साइंटिफिक सिस्टम है। ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर ना एक्यूरेसी होती है, मतलब ये एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, इसमें गलतियां कम होने के चांसेस कम होते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस सही बताता है, सही फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, सारी डिटेल्स देगा। कंपैरेटिव स्टडी भी हम इसी में कर सकते हैं, नहीं तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं, वही डिसीजन इसी के थ्रू ले जाते हैं। और फ्रॉड होने का स्कोप भी इसके अंदर क्या है? कम है, बहुत कम है कि इसमें फ्रॉड हो। ठीक है, सिंगल एंट्री क्या है सर? सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन 100% रिकॉर्ड नहीं होती, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होती, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब आपने उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करा, या तो डेबिट कर लिया तो क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर लिया तो डेबिट नहीं किया, उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, तो सिंगल एंट्री को हम लोग ज्यादा अवॉइड करते हैं, कम यूज करते हैं, बहुत रेयर यूज करते हैं, डबल एंट्री को ही यूज किया करते हैं। ठीक है, द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक, देयरफॉर नॉट रिलायबल। ये रिलायबल भी नहीं है, सही प्रॉफिट और लॉस भी नहीं दिखाएगा, सही बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ठीक है, एक चीज और है बेटा, एक चीज मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये लास्ट है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। बेटा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना आपको और क्या चाहिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, कोशिश करूंगा इंफॉर्मेशन आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। ठीक है, देखो बेटा एक तो होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर।
जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में दो आते हैं, एक तो मैनेजमेंट और एक ओनर। मैनेजमेंट और ओनर, देखो मैनेजमेंट कौन है, जिसको डिसीजंस लेने हैं, इसलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही वो डिसीजन लेंगे। ओनर कौन है, जिसने पैसा लगाया है, उसको ये जानना है भाई पैसा सेफ है या नहीं है, जहां पैसा लगा रखा है वो सही जगह लगा रखा है नहीं लगा रखा, रिटर्न मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ओनर को ये जानना है। अब एक्सटर्नल में कौन आते हैं, बैंक आ जाता है बेटा। बैंक कौन है, जो आपको लोन देता है, ठीक है, तो वो लोन ऐसे तो देगा नहीं, तो वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के लोन देगा। आपके सप्लायर्स, आपके सप्लायर्स जो आपको गुड्स देते हैं उधार पे, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, गुड्स सप्लाई करते हैं उधार पे, वो उधार तभी तो देंगे जब आप कैपेबल होंगे उधार को चुकाने में, तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको देना चाहिए उधार या नहीं देना चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, बैंक, गवर्नमेंट, ये सब हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट ये देखते हैं भाई टैक्स की लायबिलिटी आप सही पे कर रहे हो नहीं कर रहे। बैंक देखता है कि भैया आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बैंक पहले ही हो चुका था, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज देखते हैं भैया उनको बोनस वगैरह मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगता है। कस्टमर, कस्टमर ये देखते हैं कि भैया रेगुलर सप्लाई मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, प्राइसेस सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये दोनों यूजर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे।